तो बेसिकली ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन पूरा इस चीज के ऊपर है कि जब हम आर्टिकल 14 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 14 के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है। हमें आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है, ये हमें समझ में आया। अब सवाल ये आ रहा है कि जब लोग हमारे देश के अंदर आर्टिकल 15 जब आप पढ़ते हो, जब आर्टिकल 15 आप पढ़ते हो जिसके अंदर हमारे पास में डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स को अबॉलिशमेंट करने के लिए बताया गया, लेकिन आपको समझना यह है कि हमारे देश के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी उन्हीं ग्राउंड्स पर था। क्या था वो? रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स पे हमारे देश के अंदर क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था। इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना था अब हमें। तब हम कहां पहुंचते? तब हम पहुंचते इक्वालिटी पे। बहुत इजीली मैं आपको एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आर्टिकल 15 भी अपने आप में इसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। रीजनेबल क्लासिफिकेशन को समझा रहा हूं मैं ना, तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को समझाने में अपने आप आर्टिकल 15 भी हो जाएगा। तो अब चाहो तो तुम यूट्यूब पे आ जाओ या मैं इसी पे रिकॉर्ड कर दूं। इसी पे रिकॉर्ड करके अपन यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है? इसको कट कर देना इससे हिस्से को। तो बेसिकली जब हमें आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर हमें क्या करना है, हमें इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है। और वो इक्वालिटी स्टैब्लिश हमें किन ग्राउंड्स पे करनी है, ये हमें आर्टिकल 15 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन, ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था। इन डिस्क्रिमिनेशन को हमें क्या करना था? इरेडिकेट करना था, खत्म करना था और न्यूट्रलाइज करना था। अब न्यूट्रलाइज आप कैसे नहीं कर सकते? ऐसे नहीं हो सकता कि आज कोई इंसान बहुत पैसे वाला है एकदम से आप उसको बिल्कुल लो लेवल इनकम पे लाके खड़ा कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या आपको ऐसे ऑप्शंस चूज करने थे जिसके बेसिस पे पूरी सोसाइटी के अंदर क्या किया जा सकता था? एक इक्वालिटी स्टैब्लिश की जा सकती थी। उस इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए आपने जिस चीज को यूज किया उसको बोला गया रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कि हम रीजनेबल क्लासिफाइड कर देंगे लोगों को कि अच्छा इस इंसान को, जैसे केशवानंद भारती केस था, जो उस केशवानंद भारती के केस में सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करता है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये थी कि केशवानंद भारती एक जमीन को लेकर लड़ रहे थे क्योंकि वो उनकी जमीन थी। उनका कहना था ये हमारी जमीन, और सरकार को वो जमीन अपने लिए चाहिए थी। इस चीज को खत्म करने के लिए कि जितने भी जमींदार लोग थे उनसे वो जमीन वापस लेने के लिए और अपने सेटअप बनाने के लिए गवर्नमेंट को जमीन लोगों से वापस चाहिए थी। इस चीज के ऊपर जो लड़ाई हुई वो कहां जाती है? वो आपका रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर जाती है कि इतना सारा पैसा अगर लोगों के पास में है, कुछ लोगों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है और कुछ लोगों के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, भुखमरी से मर रहे हैं, एक बीघा भी खेत नहीं है, एक बीघा तो छोड़ो, बहुत लो लेवल पे उनके पास जमीन है और वो सर्वाइवल भी नहीं कर पा रहे। और एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजादी से पहले बहुत अलग अलग तरीके से वो पैसा इकट्ठा किया है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो अपनी 7 पुश्तें आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें वहां रीजनेबल क्लासिफिकेशन डालना था। तो हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया? सबसे पहले जो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जमींदारी एवोल्यूशन, हमने एक सिस्टम डाला जिससे जो जमींदार हुआ करते थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, सरकार ने उनसे वो सारी जमीनें क्या कर ली? वापस ले ली। गवर्नमेंट ने वो जमीनें वापस ले ली। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये आपका रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है? ये आगे समझाऊंगा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे ड्रॉ होता है। अब सवाल ये आता है कि हम क्या कर रहे थे? हम इक्वलिटी स्टैब्लिश कर रहे थे इन 5 ग्राउंड पे। तो सबसे पहला ग्राउंड जो है वो है रेस, दूसरा ग्राउंड है आपका कास्ट, तीसरा ग्राउंड है आपके पास में सेक्स, फोर्थ ग्राउंड है आपके पास में रिलीजन, और फिफ्थ क्लास है आपके पास में प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड्स हैं जिन 5 ग्राउंड्स के ऊपर हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब आप इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हिस्ट्री की किताबें उठानी पड़ेंगी, जहां पर आपको उस सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि हमें जब ये 5 ग्राउंड्स लिखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के अंदर, ये इन्हीं ग्राउंड्स को क्यों चूज किया गया, इन 5 ग्राउंड्स को ही क्यों चूज किया गया? तो जब हम रेस की बात करते हैं, रेस का बहुत सिंपल सा मतलब है। वैसे नस्ल भेदी इसका मतलब होता है कि आप नस्लों में भेद कर रहे हो। आप इसका बहुत सिंपल सा मतलब रेस का दिमाग में उतार के रखिए कि एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, any kind of discrimination based on human existence, based on human existence। इतना याद कर लो बस कि नस्ल का मतलब क्या है यहां पर, कि किसी भी तरीके के ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेके
आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। वो सब कुछ काय के अंदर आ जाएगा, रेस के अंदर आ जाएगा। अरे तुम छोटे हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम ऐसे हो, एवरी काइंड ऑफ थिंग विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेस। और रेस का लिटरल मीनिंग समझा रहा हूं मैं आपको। आप रेस का मतलब क्या जानते हो? मैं कहूंगा चलो रेस लगाते हैं, तो 100 में और आयुष रेस लगाएंगे। मैं कहूंगा 100 में और आयुष रेस लगाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो लोग एक स्केल पे खड़े होने के बाद में दौड़ना चालू करेंगे। कोई एक आगे हो जाएगा, कोई एक पीछे हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेस एंड दैट इज द एक्चुअल मीनिंग व्हिच हैज बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर प्लेस एज वेल। बिल्कुल वही सेम रेस है, लेकिन किस सेंस में? एक इंसान बहुत गोरा है, एक इंसान, एक मान लेते हैं पहाड़ी क्षेत्र का आदमी है, एक हमारे साउथ का आदमी है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र का आदमी बहुत गोरा होगा, जो साउथ का आदमी होगा वो क्लाइमेट रीजन की वजह से डल होगा, स्किन उसकी डल होगी। ये अगर एक ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, ये दोनों इस ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, और कोई इंसान काले को काला बोल रहा है और गोरे को गोरे बोल के डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है। काले को काला बोलना और गोरे को गोला बोलना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अरे आप तो बहुत गोरे हो, अरे तुम तो बहुत काले हो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन किस पर्पस से वो बोला जा रहा है, इसके पीछे पर्पस क्या है? अगर डिस्क्रिमिनेशन पर्पस है, मतलब आप उसको अलग कर रहे हो, क्लासिफाइड कर रहे हो उसको कि तुम काले एक तरफ हो जाओ, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगर आपने ये पर्पस के लिए किया है ये क्लासिफिकेशन, तो इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। आप किसी को ये बोल रहे हो कि अरे आप तुम तो मोटे हो रहे हो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन ये है कि बहुत खा रहे हो, दूसरे के हिस्से का भी खा रहे हो, बहुत मोटे हो रहे हो। अब ये जो तुमने बोला ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि आपने क्या कर दिया, यहां पर कंपैरेटिव स्टडीज डाल दी, कंपैरिजन डाल दिया। जैसे ही आप कंपेयर कर रहे हो, आप क्या करने लगे हो, डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हो। गॉट दैट? एक होता है स्पिटिंग द फैक्ट्स और एक होता है किसी चीज में डिस्क्रिमिनेशन डालना। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के किसी भी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो वो सब क्या माना जाएगा? सब कुछ रेस की डेफिनेशन के अंदर आएगा। समझ में आ गया ना कि तुम तो छोटे हो, तुम बड़े हो, सब कुछ, सब कुछ क्लियर। सेकंड इज कास्ट। हमारे देश की वर्ण व्यवस्था तो आप जानते ही, हमारा देश जो है वो वर्ण व्यवस्थाओं में बटा हुआ है। हमारे पुरातन काल से क्या किया हमने वर्ण व्यवस्था में बांटा। वर्ण व्यवस्था बनाई बहुत अच्छी चीज के लिए थी। हमने क्या किया, हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 कैटेगरी के अंदर अपना पूरा देश जो था बांटा था। हमारे मुनियों ने, हमारे जो ऋषि थे हुए समय के, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया था सोसाइटी को, बहुत अच्छे स्टैब्लिश तरीके से चलाने के लिए, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था। लेकिन लोग जब करप्ट होते चले गए तो उसका क्लासिफिकेशन जो था वो खत्म हो गया। वो एक्चुअल जो सेंस था वो खत्म होके फिर वो उसका जो आप बोलेंगे जो मैलेशियस उसका जो पॉइंट था वो निकल के बाहर आ गया। तो आज जो ब्राह्मण है वो आज ब्राह्मण नहीं है, वो पंडित है, वो ब्राह्मण अपने आप को कोट कर रहे हैं। जो क्षत्रिय हैं वो जरूरी नहीं है क्षत्रिय, वो वैश्य वाले काम कर रहे होंगे, लेकिन वो कहला क्षत्रिय रहे। ऐसे कई सारे वैश्य होंगे जो मतलब हो सकता है ब्राह्मण का काम कर रहे हो या क्षत्रिय का काम कर रहे हो या शूद्र का काम कर रहे हो, लेकिन कहलाए आज भी वैश्य रहे। तो वो क्लासिफिकेशन जो था वो मेरे हिसाब से तो द्वारा अब उसको आपको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। लेकिन उस पॉइंट पे इसी तरीके से क्लासिफाइड किया था हमने। इसी के बेसिस पे हमने क्या कर दिया था, कास्ट बना दिए थे। और इन कास्ट के बेसिस पे हमारे देश के अंदर क्या होने लगा था, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि तुम हमारे घर के अंदर एंटर नहीं करोगे, तुम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, तुम जो हो तुम तो ऐसा काम करोगे, तुम ये हो तुम ये काम करोगे। हमने क्या कर दिया था, हमने लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। गॉट इट? हमने डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। हमने इस डिस्क्रिमिनेशन को एक और पॉइंट बनाया हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का। थर्ड इज सेक्स। जब हम सेक्स की बात कर रहे हैं तो लिटरल मीनिंग को मत चले जाना, खुश मत हो जाना। हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहां पर जेंडर्स को लेके, ये टॉकिंग अबाउट जेंडर्स। ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, तुम्हारी जनरेशन इसी काम में बहुत आगे है। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स। यहां पर सेक्स का मतलब है जेंडर्स। हमने क्या किया, हमने जेंडर्स को प्रेफरेंस दी। हमने कहा कि जेंडर के बेसिस पे हम क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो पहले हमारी कंट्री जब आजाद हुई थी तो हमने दो जेंडर से जिनको प्रेफरेंस दी, जिनको हमने एस्टैब्लिश किया, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, लेटर ऑन आपको जो थर्ड जेंडर है आपने उसको भी एक्सेप्ट किया, और उस थर्ड जेंडर की डेफिनेशन के अंदर पूरी कम्युनिटी आती है ना, वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है वो पूरी अब थर्ड जेंडर के अंदर चली जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब हमने क्या किया बेसिकली, अब हमने जो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते थे कि फीमेल ये काम नहीं कर सकती, जैसे इंडिया ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। इंडिया ने जो फीमेल्स हैं उनको बॉर्डर पे ड्यूटी करने का, या मैं कहूं कि बॉर्डर पे सर्व करने का मौका अभी कुछ टाइम पहले तक नहीं दिया था। अभी कुछ टाइम हुआ, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, ईयर याद नहीं कर पा रहा हूं, शायद 2025 होगा, अभी जाके ये अलाउड किया है
इंडियंस विमेन को कि अगर उन्हें आर्मी में सर्व करना है तो वो बॉर्डर पे भी जाके सर्व कर सकती हैं। ये 2025 में जाके हुआ है, मतलब 75-76 ईयर्स निकल जाने के बाद हमारे देश की आजादी के। ये पहले क्यों नहीं अलाउड था? ये अलाउड नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। हमने ये माना था कि फीमेल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वहां पर उनको क्या किया जाए, खड़ा किया जाए बॉर्डर पे। लेकिन अब हमने जाके इतने साल बाद मान लिया कि फीमेल्स आर ऑल्सो दैट मच कॉम्पिटेंट और स्ट्रॉन्ग कि वो बॉर्डर पे खड़े होकर सर्व कर सकती हैं। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है। तो हमने जेंडर के बेसिस पे कई सारे लॉ बनाए हैं, कई सारे लॉ बनाए जेंडर बेसिस पे। जैसे आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर है, जो कि वर्क प्लेस पर है ना। आपका डॉरी एक्ट पूरा का पूरा किसके लिए है? फीमेल्स को लेके। ये सारे क्लासिफिकेशंस के एग्जांपल्स हैं कि जेंडर न्यूट्रल करने के लिए आपको कि जो मेल डोमिनेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके लिए आपने क्या किया? फीमेल्स को प्रोटेक्शन दिए। कैसे कैसे प्रोटेक्शन दिए? आपने एक प्रोटेक्शन दिया डोमेस्टिक वायलेंस से, एक प्रोटेक्शन दिया आपने उनको वर्क प्लेस पे सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचा के, एक आपने उनको वो दिया, प्रोटेक्शन दिया कि पार्लियामेंट में आपने स्पेसिफिक उनको क्या कर दिया? सीट्स देना स्टार्ट कर दिया, रिजर्व कर दी उनकी सीट्स। ऐसे आपने कई तरीके के उनको क्या कर दिए? प्रेफरेंसेस देना स्टार्ट कर दिया। अगेन इट वाज रिलीजियस फैक्टर्स के, हमारे देश के अंदर रिलीजियस फैक्टर्स पे क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और न जाने कितने धर्मों के लोग हमारे देश के अंदर रहा करते थे। तो वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए हमने क्या किया? हमने रिलीजन को अपना पार्ट बनाया। और आखिरी था प्लेस ऑफ बर्थ। एक बिहारी सब पे भारी, एक बहुत पुरानी कहावत। ये जब आप बोल रहे हो कि एक बिहारी सब पे भारी, ये आप डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हो। आप तारीफ तो कर रहे होगे उस इंसान की, बट इन इटसेल्फ इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। आप बोल रहे हो कि ये लोग तो ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, महाराष्ट्र के लोग ऐसे होते हैं, मध्य प्रदेश के लोग ऐसे होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे होते हैं। ये आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना, ये किस बेसिस पर कर रहे हो? उस इंसान के बर्थ के बेसिस पर, बर्थ एरिया के बेसिस पर। तो हमने क्या किया था? हमने जब आर्टिकल 15 ड्रॉ किया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हमने क्या किया? रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और बर्थ प्लेस, इन 5 ग्राउंड के बेसिस पे हमने बोला था कि हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता था। और हमने इन्हीं 5 ग्राउंड को क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। हमने बोल दिया कि इन ग्राउंड्स पे हमारे देश के अंदर क्या नहीं होगा? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो आप आर्टिकल 14 को अचीव कर पाएंगे, विच इज स्टेटिंग अबाउट इक्वालिटी। अब सवाल जो है, अब जिस चीज पे हमें बात करनी है वो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। हमें जो बात करनी है बेसिकली वो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन है क्या? ये कैसे पता चलेगा कि किसको क्या चीज अचीव होनी है? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी विच वॉज अबाउट इक्विटी। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम करते कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। इक्विटी है क्या? जैसे मैंने कल ही लिखा था, आज मैं फिर लिख रहा हूं, जैसे को तैसा। जिसको जो चीज रिक्वायर्ड है उसको वो चीज देना, ये है आपका इक्विटी। और इस इक्विटी के बेसिस पे क्या होता है? इक्विटी के बेसिस पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन जस्टिफाइड होता है। ठीक है, कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, मैं आपको वर्क प्लेस का एग्जाम्पल दे रहा हूं। फीमेल्स को क्या किया गया? फीमेल्स को एज पर आर्टिकल 16 अलाउ किया गया कि वो भी क्या कर सकती हैं? वो भी जो एम्प्लॉयमेंट है, इस किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो आ सकती हैं। आर्टिकल 16 ने उनको ये फ्रीडम दी। अब आप वर्क प्लेस पे एक फीमेल आई, स्टार्टिंग की बात करते हैं, आज की बात मत समझना, ये एक्ट तो बहुत लेट आया है। हमने ये परमिशन कब दे दी थी फीमेल्स को कि वो काम कर सकती हैं? 1950 में। ध्यान से समझना मैं जो कहने जा रहा हूं। 1950 में हमने विमेंस को परमिशन दे दी कि आप किसी भी वर्क प्लेस पे जाके काम कर सकते हो, क्योंकि इक्वलिटी है। कितनी फीमेल्स आई होंगी 1950 में काम करने के लिए किसी वर्क प्लेस पे? 1950 की बात कर रहा हूं। मान लेते हैं कि अगर 1000 एम्प्लॉयमेंट है, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें से आपको क्या लगता है कितनी फीमेल्स होंगी? ज्यादा से ज्यादा होंगी तो 10 होंगी। ये रेशो होगा, 990 आदमी काम कर रहे होंगे। तो ये 10 फीमेल जो थी, ये आपको समझना पड़ेगा कि उस सर्कमस्टांसेस में कैसे सर्वाइव कर रही होंगी, कैसे सर्वाइव कर रही होंगी। सुधा मूर्ति जो है, उनका एक स्टेटमेंट है, आप पढ़ोगे, जब उन्होंने जॉब की थी तो उनके स्टेटमेंट दिए हुए, जब वो एजुकेशन ले रही थी तब का स्टेटमेंट है। वो बताती हैं कि मुझे वॉशरूम जाने के लिए अपने घर वापस जाना पड़ता था, अपने हॉस्टल, क्योंकि जो कॉलेज बना था उसके अंदर एक भी फीमेल वॉशरूम ही नहीं था, क्योंकि दे वर नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई फीमेल पढ़ने आएगी कॉलेज में। शी वॉज द ओनली मतलब स्टूडेंट इन हर कॉलेज
जो वो कोर्स कर रही थी इंजीनियरिंग का, शी वाज द ओनली स्टूडेंट। तो फीमेल के लिए वॉशरूम ही नहीं था पूरे कॉलेज में, तो उनको सिर्फ वॉशरूम यूज करने के लिए अपने कॉलेज से जाना पड़ता था, अपने हॉस्टल में वहां जाके उनको फ्री होकर फिर लौट के आना पड़ता था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस समय हमारे देश की स्थिति क्या होगी, मेंटेलिटी क्या होगी, कि हमने ये सोचा ही नहीं कि कोई पढ़ने आ सकती है, कोई बच्चा पढ़ने आ सकता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मैं बात कर रहा हूं कि 1950 के बाद में जब ये चीज आई होगी, 1000 लोगों पर 10 फीमेल काम कर रही हैं, ये रेशो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। और उस समय जो मॉरलिटी हमारे देश के अंदर थी, इसको कहने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है, उस समय हमारी मॉरलिटी जो थी 1950 के आसपास में, इट वॉज हाई। लोगों की मॉरलिटीज अच्छी हुआ करती थी, स्ट्रॉन्ग मॉरलिटीज के लोग थे हमारे देश में। धीरे धीरे वो डेप्रिशिएट होते होते टाइम बीतता चला जा रहा है। आज हम आ गए हैं 2010 के आसपास की बात करते हैं। अब हम 2010 में आ चुके हैं, जहां इंटरनेट एक्सेस हो चुका है लोगों के लिए, पोर्नोग्राफी और ये एक्सेस करना, ये बाकी की सारी चीजें एक्सेस करना बहुत इजी हो चुका है। अब फीमेल्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, इनका नंबर तो बढ़ गया है, ये 1000 से हो सकता है बढ़ के कितनी हो गई हो, 300 लेवल पे आ गई हो। 1000 से पहले जो 10 था वो लेवल हो गया, अब 300 हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि इन तीनों को उस इंटरनेट की वजह से और ड्यू टू द लैक ऑफ मॉरलिटी की वजह से, वो एथिक्स जो थे, उन एथिक्स के कम होने की वजह से क्या फेस करना पड़ रहा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, कमेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया मॉडर्न हो रही है, इंडिया मॉडर्न हो रही है। इंडिया के अंदर वो लिबराइजेशन है जहां पर फीमेल्स अपने तरीके से रह सकती हैं। तो एक फीमेल जब बिजनेस अटायर में जा रही है तो आदमी क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व करने के बाद सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ऑब्जर्व करके उसको क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है, उसे सेक्सुअल फेवर्स डिमांड कर रहा है। ये कई सारी चीजें निकल के आई। जब ये बहुत सारी चीजें निकल के आई, तब विशाखा के केस में 2012 के अंदर ये डिसाइड हुआ कि हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट उन विमेंस को देना पड़ेगा जहां पर वो खुद से सेफ फील करें, कि वो काम करने जाएं, उन्हें ये ना लगे कि हम काम करने जाएंगे और आदमी क्या कर लेगा, हमारे ऊपर किसी भी तरीके से डोमिनेंस शो कर सकता है, सेक्सुअल डोमिनेंस शो कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्या किया, हमने वर्क प्लेस को लेके एक लॉ बना दिया विच इज स्पेसिफिकली फॉर द विमेन। इसके अंदर आदमी ही आता। अगर एक औरत चलते फिरते आदमी से कहते अरे आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, ये तो मैंने बहुत अच्छी सभ्य भाषा में कहा, अगर वो वैसे कमेंट कर दे जो कि सेक्सुअल रिमार्क की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, तो आदमी के लिए कोई इसमें वो नहीं है, फेवरेबल लॉ नहीं है। लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाए कि एक आदमी किसी औरत पे ऐसा कमेंट कर दे, ठीक है, तो इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिमार्क, और अब इस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से वो आदमी क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। अब ये एक अलग सब्जेक्ट मैटर है कि आदमी को भी कोई ऐसा सपोर्टिव लॉ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं आपको इसके ऊपर एक पूरी डिबेट दे सकता हूं कि आप इस चीज को सोचिए कि आदमियों को ये वर्क प्लेस पे अगर विमेन कोई हैरेस कर रही है, मान लीजिए कि कोई विमेन बॉस है और आदमी बहुत जेंटल है, वो नहीं चाहता कि वो इस तरीके से हैरेस हो, और वो विमेन उसको हैरेस कर रही है ऑन द नेम ऑफ के पोजीशन, ऑन द नेम ऑफ समथिंग, कि आपको मैं पोजीशन हाई कर दूंगी, आपकी सैलरी इंक्रीज कर दूंगी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप इस लॉ को जस्टिफाइड मानते हो, या आप चाहते हो कि ये लॉ जेंडर न्यूट्रल हो जाए? ये आप पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब मुझे ये समझ में आएगा कि आपका लीगल एक्यूमेंट क्या कह रहा है। और ये तुक्के मत मारना, प्रॉपर रिपोर्ट्स तैयार करने की कोशिश करना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो अभी जो सिचुएशन है बेसिकली वो ये है कि हमने क्या किया, 2012 में आके फीमेल्स को हमने स्पेसिफिक अच्छा वर्क प्लेस देने के लिए, सेफ इन्वायरमेंट देने के लिए हमने एक लॉ प्रोवाइड कर दिया। अब देखने में तो ये डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है, देखने में तो ये डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है कि आदमियों को क्यों नहीं है, औरतों को क्यों दिया गया। तो बस ये सिचुएशन याद कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि 1000 लोगों पे आज भी 300 औरतें हैं। अब 2026 में हम जी रहे हैं, तो हो सकता है ये लेवल 300 की जगह 600 हो गया और आदमी 400 रह गए होंगे, दैट इज पॉसिबल। बट फिर भी आपको एक चीज और रिव्यू करनी चाहिए। फिर अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि क्या रेशो हो गया है वर्क प्लेस पे मेल और फीमेल्स का, तो आपको एक चीज और क्या करनी चाहिए, यहां पर समझनी चाहिए कि ये जो एक्ट है आज, क्या ये एक्ट सस्टेन करने लायक है, या इसको मोल्ड कर देना चाहिए, इसके अंदर अमेंड कर देना चाहिए। हाँ, नहीं, अगर जेंडर न्यूट्रल कर दिया तो फिर वो क्लासिफाइड नहीं रह जाएगा। हम क्लासिफिकेशन करते ही इस बेसिस पे हैं, जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, हम सारे लोग रेस में खड़े हो गए, ठीक है, हम सारे लोग रेस में खड़े हो गए, हम सब स्ट्रेंथ रखने वाले लोग हैं, हम दौड़ सकते हैं। हमने फिर भी क्या किया, हमने बोला एक काम करते हैं, सारी फीमेल्स एक तरफ दौड़ेंगी, सारे मेल्स एक तरफ दौड़ेंगे, तो मेल्स मेल्स की रेस होगी और फीमेल्स फीमेल्स की रेस होगी। अब कोई फीमेल बोले कि नहीं मैं तो मेल्स के साथ दौड़ूंगी, यहां पर उसको रोका जा सकता है,
एंड यहां पर उसको रोकना ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं है। कोई एक्सेप्शनल एक कोई फीमेल हो सकती है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये एक्सेप्शनल होगा, और एक्सेप्शनल के ऊपर लॉ नहीं बनते, एक्सेप्शंस के ऊपर लॉ नहीं बनते, जर्नैलिटी पे लॉ बनते हैं। तो अगर 10 लड़के दौड़ेंगे और उनके बीच में एक लड़की दौड़ेगी तो 99% चांसेस ये हैं कि वो लड़की हार जाएगी। 1% मैंने बोला कि अगर उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करती है एंड ऑल, तो शायद वो जीत जाए, एंड बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ का मतलब है कि कैसे उसको दौड़ना है, कैसे उसकी होनी चाहिए, स्प्रिंट होनी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो हम जब ये बोलते हैं ना कि क्लासिफिकेशन है क्या, तो जिसको जो चाहिए उसको वो चीज देना, ये क्लासिफिकेशन। तो फीमेल्स को फीमेल की रेस में दौड़ाना, ये क्लासिफिकेशन। आप बोल दो कि फीमेल्स को कि मेल और फीमेल की रेसलिंग होगी, तो कितने चांसेस हैं कि फीमेल जीतेगी? बहुत रेयर चांसेस है कि वो फीमेल जीतेगी। गॉट दैट? दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि फीमेल फीमेल के साथ लड़े, मेल मेल के साथ लड़े, दिस इज द क्लासिफिकेशन। अंडरस्टूड? तो हमें बस इतनी सी चीज आइडेंटिफाई करनी है कि जब हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमने कहां दिया? हमने दिया आपको आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर, 18 के अंदर, 19 के अंदर, ये सब जगह हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन दिए। आर्टिकल 19 में आप बोलते हो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे? तो प्रेस को कुछ स्पेसिफिक पावर होती है जहां आप और मैं एंटर नहीं कर सकते, वहां प्रेस एंटर कर सकती है। कोई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आप और मैं एंटर नहीं कर सकते, प्रेस हैज पावर टू एंटर इन दोस ऑफिसेस। तो ये क्लासिफिकेशन है। आर्मी किसी ऐसी जगह एंटर कर सकती है जहां आप और मैं एंटर नहीं कर सकते, पुलिस किसी ऐसी जगह एंटर कर सकती है जहां आप और मैं इन जनरल एंटर नहीं कर सकते। तो ये जो पावर उनको मिल रही है ना, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। Am I क्लियर? ठीक है, तो बस इतना सा याद रखना कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर चलता है। अब वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड है? इंटेंजिलिया, इंटेंजिबल नहीं, फिर गलत बोल रहा हूं, इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन, या क्या बोलते हैं उसे, डिफरेंशिया। कि ये डिसाइड कैसे होगा, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा कैसे? तो ये इंटेंजिलिया, क्या है यार, सॉरी यार, मतलब हद है, मतलब जो चीज उतर गई ना इससे जबान से वो आ ही नहीं पा रही है। तो बेसिकली हाँ, ये याद रखना है आपको कि हम ये कर कैसे रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन भी हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो मन आया हमने वो कर दिया। हम ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन अपनी बुद्धिमत्ता के क्षमता के आधार पर कर रहे हैं। मैं हिंदी में बोल देता हूँ, हम अपनी बुद्धिमत्ता की क्षमता के आधार पर कर रहे हैं। ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बेसिकली जब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे को तैसा, तो कौन है वो जैसा और उसको कैसा देना है, ये आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ये आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ये आइडेंटिफिकेशन करने का काम हमने किसको दिया हुआ है? लॉ को दिया हुआ है। ये कैसे डिसाइड होती है? रिपोर्ट्स बनती हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट्स बनती हैं, केसेस होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये डिसाइड होता है कि किसको क्या चीज रिक्वायर्ड है। एम आई क्लियर? कहीं किसी को कोई डाउट अभी समझने में? समझ गए हम क्लासिफिकेशन? आर्टिकल 15 समझ में आ गया? आर्टिकल 15 किन ग्राउंड्स पे आपको डिस्क्रिमिनेशन से रोक रहा है? रेस समझ में आ गया, रेस का मतलब क्या है? कास्ट समझ में आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और रिलीजन, इन सब ग्राउंड्स पे समझ में आ गया। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लासिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जब बात कर रहे हैं, इंटेंजिया इंटेंजिबल, अब तो तू गलत बोल रही है। अच्छा, इंटेंजिबल, हाँ ठीक है, जो भी है उसके ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो इसको आपको केसेस के थ्रू समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ने पड़ेंगे, स्पेसिफिकली जो विशाखा का केस है, आपको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, ऐसे कई और सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसके बेसिस पे ये क्लियर होगा कि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। हाँ, अगर ये क्लासिफिकेशन है वो उसका ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा क्लासिफिकेशन करते वक्त? बिल्कुल देखा जाएगा। रीजनेबल कैसे बनाएंगे आप किसी चीज को? आप ये कैसे चेक करेंगे कि ये जो हम बना रहे हैं, ये जो जैसे को तैसा दे रहे हैं, एक तो मैंने बोला ना कि ये आइडेंटिफाई करना कि जैसा है कौन, किसको हम जैसे में लाएंगे, किस इंसान को इस कैटेगरी में लाएंगे। तो जैसे हमने इस वर्क प्लेस वाले एक्ट के अंदर फीमेल्स को हमने जैसे की कैटेगरी में लाया, हो तो मान रहा हूं कि इसका अपोजिट कर देते हैं। 1000 लोगों पर अगर 10 फीमेल्स क्या कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, ठीक है। सिमिलर सर्कमस्टांसेस ये भी तो हो सकता है कि 1000
मर्दों में से 10 मर्द भी सेक्सुअली हैरेस हो रहे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बट क्या हम इनके लिए लॉ बनाएंगे? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए लॉ नहीं बनाते। मैंने फिर बोला ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की कैटेगरी में जा रहा है। या इतने लो, जब आप सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी पढ़ेंगे लॉ के अंदर तो आपको ये समझ में आएगा कि जो लॉ बनता है वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है? सोसाइटी के बिगर साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। सोसाइटी में हर वर्ग में क्या बोलते हैं, नाराजगी हो सकती है, या कोई सपोर्टिव या फेवरेबल हो सकता है, या कोई सपोर्टिव ना होते हुए अनफेवरेबल हो सकता है, लेकिन सबके लिए लॉ नहीं बनता है। ये बात आप क्लियर कर लो। जनरल पब्लिक के लिए बनता है, मेजोरिटी के लिए बनता है। क्लियर है ये चीज? अगर अभी कहीं किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे बता दो। क्लियर है? ठीक है, दैट वाज आर्टिकल 15। इसके बाद कल हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के ऊपर, जो बताएगा एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे। आर्टिकल 15 की डेफिनेशन जरूर पढ़ देता हूं मैं एक बार, यहाँ पर सब लोग एक बार आर्टिकल 15 की डेफिनेशन पढ़ लो, ताकि ये पता रहे कि कहाँ कहाँ किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकते। आर्टिकल 15 बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्लॉज 1 बोल रहा है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इनमें से किसी भी ग्राउंड पे स्टेट क्या नहीं करेगा, किसी भी इंसान के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सेकंड, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू। मतलब क्या क्या नहीं होगा, उनमें से किसी भी ग्राउंड के ऊपर इंसान को डिसेबल नहीं बनाया जाएगा, उसको लाइबल नहीं बनाया जाएगा और उसका रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे उसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस और आपका रिलीजन। इनमें से किसी भी ग्राउंड पे आप डिसेबल नहीं बनाओगे, लाइबिलिटी इंपोज नहीं करोगे उसके ऊपर और रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे, ठीक है। और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू क्या नहीं करोगे, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। आप किसी भी इंसान को ऐसी किसी भी जगह जाने से नहीं रोक सकते उन 5 ग्राउंड्स पे। उसके बाद बता रहा है द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। क्लियर? इन ग्राउंड्स पे भी आप, इन जगहों पर भी जाने से किसी इंसान को नहीं रोक सकते। थर्ड आ रहा है आपका नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये आ गया आपका रीजनेबल क्लासिफिकेशन कि स्टेट को आप रोक नहीं सकते अगर स्टेट क्या कर रहा है, इनमें से किसी भी ग्राउंड पर क्या बना रहा है, कोई लॉ स्पेसिफिकली बना रहा है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन और वुमेन। तो जितने भी लॉ मैंने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फीमेल के फेवरेबल है, ठीक है, आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों के फेवरेबल है, पॉक्सो बच्चों के फेवरेबल है, ठीक है, और आपका ये वर्क प्लेस वाला फीमेल्स के फेवरेबल है। ऐसे कई और एक्ट्स हैं जो कि किस फेवर में आ रहे हैं, जो कि बच्चों और फीमेल्स के फेवरेबल है। तो आप ये नहीं कह सकते ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। नहीं, मेल के लिए प्रोविजन ही नहीं डाला ना हमने। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे वर वेल अवेयर कि हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियोटिक सोसाइटी, पैट्रियाटिक क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो हमें उन्हें पता था कि हम पैट्रियाटिक सोसाइटी के लोग हैं, है ना। अब सवाल ये आता है कि ये जो डोमिनेंस है मेल का, इस डोमिनेंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उस डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए यहां पर बच्चों को और जो फीमेल्स हैं इनको हमने स्पेसिफिक पावर दी। इसके लिए पूरी हिस्ट्री है, इसके लिए पूरी हिस्ट्री है। जब मैं बोल रहा हूँ पूरी हिस्ट्री है, इसका मतलब है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा देश जिसके अंदर फीमेल्स को बहुत आजादी है, जिसके अंदर फीमेल्स को प्रायोरिटी पे रखा गया है, देवी के समान माना गया, जिसके बिना दुनिया को, जिसका दुनिया आगे मानी नहीं गई है, उस देश के अंदर फीमेल ऐसी लेवल पे कैसे आ गई कि उनके लिए स्पेसिफिक लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई। ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी है। इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या हुआ। तो आप जब 11वीं सेंचुरी से पहले जाओगे तो आपको अलग दुनिया दिखाई देगी भारत की, और 11वीं सेंचुरी के बाद जब पढ़ोगे तो भारत की एक अलग अलग दुनिया दिखाई देगी। तो इट्स अ मिक्सचर। और टचवुड अच्छी बात ये रही एटलीस्ट कि आपके लास्ट रूलर जो थे देवर ब्रिटिशर्स, इसलिए आप इतने मॉडर्न हो भी, इसलिए आप इतने आज मॉडर्न हो भी। अब वो अमलगेटेड हो गई है सोसाइटी हमारी बहुत, कि कुछ लोग मॉडर्न रह गए, कुछ लोग मॉडर्न नहीं हो पाए। जब मैं मॉडर्न वर्ड कह रहा हूं तो कपड़ों से नहीं कह रहा हूं, मैं सोच से कह रहा हूं। ब्रिटिशर्स की वजह से हम थोड़े से मॉडर्न हो गए। अगर लास्ट हमारे ऊपर जो रूलर होते, अगर वो कहीं गलती से इस्लामिक लोग रह जाते, अगर इस्लामिक लोग रह जाते तो आप बिल्कुल ईरान होते आज।
ये मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप इस्लामिक तरीके से ही अपनी लाइफ जी रहे हो, जैसे ईरान वगैरह में रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामिक तरीके से रहना बुरा है या गलत है, ये कह नहीं रहा हूं मैं, ये जज करने वाला मैं कोई नहीं हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप उस तरीके से रह रहे हो, चेंजेस बता रहा हूँ। बट एट आज आप जितने फ्रीली रह पा रहे हो, चल पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। उनने छोड़ा है। और ब्रिटिशर्स से भी बहुत ऊपर की चीज जो थी, जो ब्रिटिशर्स की भी औकात के बाहर है, वो था हमारा खुद का कल्चर। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खजुराहो का मंदिर। जिसको ये डाउट है कि, जिसे ये समझना है कि हमारा कल्चर कितना रिच है, जिसे ये समझना है कि ब्रिटिशर्स बहुत मॉडर्न है या यूरोपियन कंट्रीज बहुत मॉडर्न है, वो कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ बोल्डनेस। तो आपको अगर बोल्डनेस देखनी है तो जिसको देखनी है वो खजुराहो के मंदिर चले जाओ। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े लाइक जैसे बोलेंगे कि आर्ट लवर्स वहां आते हैं ये देखने के लिए व्हाट एग्जैक्टली खजुराहो मंदिर इज ऑल अबाउट। तो उससे ऊपर बोल्ड तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई। क्लियर। उसके बाद आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 बोला, नथिंग इज दिस आर्टिकल ऑन इट्स क्लॉज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste or scheduled tribes। एक राइट और स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पर कि आर्टिकल 29 के अंदर जो रिलीजियस बेसिस पे चल रही हैं चीजें, उनके लिए क्या किया जा सकता है, स्टेट क्या कर सकता है, स्पेसिफिक पावर देके उनको बोल सकता है कि आप अपने लिए अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सोशल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, मंदिर हो गए, ये सब सोशल इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। और मदरसे हो गए, हमारा सरस्वती शिशु मंदिर हो गए, ये सब क्या है, ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। जैसे आपके कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली रिलीजियस होते हैं, वो है रिलीजियस, वो बात अलग है कि उनके अंदर पढ़ाई का लेवल या कुछ भी हो, आप मान लो लोग कहते हैं कि अच्छा होता है, वो लोग जाने। तो ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 के अंदर आ रहा है। फिफ्थ क्लॉज बोल रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any social or educational backward classes of citizens or for the scheduled class or scheduled tribes in so far as such special provisions related to their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than a minority educational institutions referred टू इन क्लॉज 1 और आर्टिकल 30। ऐसा मान लो कि जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं और वहां की एडमिशन प्रोसेस भी वो अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन स्टेट नहीं लगाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। क्लियर। और आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 के अंदर दिया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग। ये सारी चीजें इनको पढ़ लेना, कहीं किसी को डाउट लगे तो डू लेट। कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो अब समझाने जैसा हो। जो मोर इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं समझा चुका हूं कि कहाँ आर्टिकल 15 किन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन दे रहा है और उन डिस्क्रिमिनेशन को आप क्या कर रहे हैं, इरेडिकेट कर रहे हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन थे, हमने वो डिस्क्रिमिनेशन क्या किए, हमने उनको खत्म किया। ये बस आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या एडवांस करने के लिए परमिशन दी डिस्क्रिमिनेशन करने की, उसको हमने उस डिस्क्रिमिनेशन को क्या नाम दे दिया, हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन। हमने जो डिस्क्रिमिनेशन की है बाद में, जिसको आप डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो, लेकिन उसका नाम हमने क्या कह दिया, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कि हाँ मतलब एक बच्चा बहुत ताकतवर है तो उसको दूध कम दिया जा रहा है, दूसरा बच्चा अगर थोड़ा सा कमजोर लग रहा है तो माँ उसको दूध ज्यादा दे रही है, बड़े भाई के हिस्से का भी थोड़ा सा दे रही है कि तू पी ले। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, है ना। दिखने में वो डिस्क्रिमिनेशन की तरह है, लेकिन हमने क्या किया है, मैंने बोला ना, जैसे को तैसा दे रहे हैं, जिसको जो रिक्वायर्ड है वो कर रहे हैं। गॉट दैट। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एज वेल। डन। बहुत बढ़िया। कहीं किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। मैंने तुम लोगों को एक काम दे दिया, इसको बंद कर दे, मेरे को दे दे। मैंने तुम लोगों को एक काम दिया बेसिकली, एंड दैट इज